हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन सेंसस के बारे में। ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन सेंसस जो है इसके बारे में जो डिसीजन है, डिसीजन क्या मतलब आप ऐसा मान लो कि ये जो एक प्रकार से जो आंकड़े जो कलेक्ट करे जाएंगे ये दोनों जगह पर करे जाते हैं, चाहे फिर वो दोस्तों रूरल एरियाज की बात हो या फिर वो अर्बन एरियाज की बात हो। बीपीएल सेंसस दोनों के दोनों एरियाज में कंडक्ट करे जाते हैं। अब आप कहोगे कॉमन सेंसस क्यों नहीं कंडक्ट करा जाता? क्योंकि देखो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है कैलोरी इनटेक की वजह से और इनकम के पर्सपेक्टिव की वजह से डिफर करता है रूरल एरियाज में एंड अर्बन एरियाज में, राइट। अलग अलग गांव में और शहरों में कैलोरी इनटेक का माध्यम बना रखा है ना, एक पैरामीटर बीपीएल को देखने के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के स्टेटस को देखने के लिए, और इनकम भी क्राइटेरिया अलग अलग है ना। अब इस सेंसस को कंडक्ट करके बेसिकली होगा क्या? इस सेंसस को कंडक्ट करके जाहिर सी बात है कि हमारे पास रूरल प्लस अर्बन एरियाज में कुछ ऐसे आंकड़े हमारे सामने आएंगे कि हमें यह पता लगेगा कि कितने लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, दैट मीन्स दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट। अब उनको आइडेंटिफाई करके जो सरकार है उनके लिए वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेकर आएगी इन आंकड़ों को देखते हुए, ताकि परफेक्ट तरीके से जो भी बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो सिटीजन्स हैं, जो कि इस सेंसस से जो आंकड़ों की मदद से, जो नंबर्स की मदद से जो आइडेंटिफाई करे गए हैं, उनके लिए इस प्रकार से पॉलिसी चलाई जाए कि उनको बीपीएल से सबसे पहले तो पॉवर्टी लाइन की तरफ शिफ्ट करा जाए। लेवल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, उसके बाद पॉवर्टी लाइन, और इसके ऊपर होता है अबव पॉवर्टी लाइन। तो पर्सन का इन तीनों में से सबसे बेस्ट स्टेटस कहां पर डिटरमाइन होगा? एपीएल के अंदर, है ना। तो हम अबव पॉवर्टी लाइन, तो हम देखते हैं इसको। बीपीएल सेंसस जो रूरल एरियाज में कंडक्ट करा जाता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जो बीपीएल सेंसस गांव वाले इलाकों में जो कंडक्ट करा जाता है, रूरल एरियाज में जो कंडक्ट करा जाता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। पहला बीपीएल सेंसस रूरल एरियाज के लिए 1992 में कंडक्ट करा गया था। आप इसको याद ऐसे रख सकते हो, 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स थे, जिसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 भी कहते हैं, उसके बाद ये कंडक्ट करा गया था। और हो सकता है कि सरकार ने इस साल से इसलिए कंडक्ट करवाया और ये देखने के लिए कि एलपीजी रिफॉर्म्स का स्टेटस जो है वो गरीब जनसंख्या पर और जो गरीबी रेखा के जो नीचे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो वर्ग हैं, उनके ऊपर इस एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991 या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 का इंपैक्ट, प्रभाव कितना पड़ा है। ये डिसीजन लिया गया था अंडर 8th 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान अब तो नहीं चलते हैं, है ना। तब उस टाइम पर ये चीज मतलब कंडक्ट करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। पहला बीपीएल सेंसस जो है हमारे देश में 1992 में कंडक्ट करा गया था अंडर 8th 5 ईयर प्लान। अब 8th 5 ईयर प्लान के द्वारा कंडक्ट करा गया था, तो जाहिर सी बात है हमारे देश में वो बॉडी कौन सी होगी जिसके अंतर्गत ये कंडक्ट करा गया होगा? प्लानिंग कमीशन। आज के टाइम में प्लानिंग कमीशन का नाम क्या है? नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन हुआ करते थे? अभी कौन है नीति आयोग के चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर ही हैं, ठीक है, ये बोलो, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड बीपीएल सेंसस जो है वो रूरल एरियाज के लिए कंडक्ट करा गया था दोस्तों 1997 में और 2002 में रिस्पेक्टिवली। यानी कि दूसरा बीपीएल सेंसस आया 1997 में और तीसरा बीपीएल सेंसस कंडक्ट करा गया 2002 में। बाद में क्या हुआ, कुछ सालों के बाद, लगभग 6 साल के बाद, साल 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक कमेटी का गठन करा जिसको बोला गया एनसी सक्सेना कमेटी।
इस एनसी सक्सेना कमेटी को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का मतलब यह होता है, इसको मैंडेट दिया गया। जब भी कोई कमेटी बनती है ना, तो उसको मैंडेट दिया जाता है। जैसे आप सभी जब आईएएस बनेंगे और आईएएस बनने के बाद जब भी आपकी सेक्रेटरी लेवल पर नियुक्ति होगी, तो आपको कुछ ना कुछ कभी ना कभी किसी कमेटी जो है उसका हेड बनाया जाएगा। तो आपके नाम पे कमेटियां बनेगी। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, भगत कमेटी, प्रसाद कमेटी, सिंह कमेटी, अंसारी कमेटी, चक्रवर्ती कमेटी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी भगत जी? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी? ईशा, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी बनेगी? दुबे कमेटी। ठीक है। एनसी एनसी सक्सेना कमेटी जो है, या इसको एक मैंडेट दिया गया। तो हर एक कमेटी को ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि उससे अगर कमेटी का गठन करा गया तो किसी पर्पस के लिए करा जाएगा ना। तो एनसी सक्सेना कमेटी का मैंडेट ये था। जब भी आपके सामने वर्ड है मैंडेट, ये मैंडेट वर्ड ना आपके यूपीएससी के सिलेबस के अंदर जीएस पेपर 2 के अंदर दे रखा है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर मैंडेट। ठीक है। तो एनसी सक्सेना कमेटी को यह बोला गया कि एनसी सक्सेना कमेटी एक एडवाइस दे गवर्नमेंट को कि एक सूटेबल मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्रक्रिया क्या होनी चाहिए कि गांव में किस प्रकार से बीपीएल सेंसस को कंडक्ट करवाया जाए। 1 साल लगा इस कमेटी को। अगले ही साल 2009 में इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करी और उस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस दी। क्या? इस कमेटी ने यह बोला, हमें सबसे पहले तो मेथोडोलॉजी अपनानी चाहिए, ऑटोमेटिक इंक्लूजन का पैरामीटर, ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन का पैरामीटर फॉर कंडक्टिंग सेंसस, इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ये इस कमेटी ने पहला अपना सुझाव दिया, सजेशन दिया, रिकमेंडेशन दी। दूसरा, इस कमेटी का यह रिकमेंडेशन था कि परसेंटेज ऑफ पीपल, ऐसे पूरे हिंदुस्तान के पूरी जनसंख्या में से द परसेंटेज ऑफ पीपल जिनका बीपीएल स्टेटस है, बिलो पॉवर्टी लाइन स्टेटस है, इसको एटलीस्ट रिवाइज करके 50% तक लाया जाए। यानी कि बीपीएल सेंसस जब कंडक्ट करा गया, आखिरी साल 2002 में करा गया, अब यह देखना पड़ेगा, फिर से रिवीजन करनी पड़ेगी कि बीपीएल स्टेटस अभी जनसंख्या का है कितना। एक बारी फिर से इसको देखने के लिए इसकी रिवीजन होनी चाहिए, ताकि ज्यादा बेटर पॉलिसी मेकिंग हो सके और बीपीएल स्टेटस वाले लोगों को टारगेट करा जा सके उनके लिए स्कीम्स के टर्म्स में। ठीक है। उसके बाद तीसरी रिकमेंडेशन इस कमेटी ने यह दी, देयर शुड बी अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन स्टेट लेवल एस्टिमेट्स ऑल्सो। स्टेट लेवल पर जो बीपीएल स्टेटस है, जो बीपीएल फैमिलीज है, जो बीपीएल वर्ग के जो लोग हैं, वहां पर भी, उसके लिए भी हमारे पास आंकड़े होने चाहिए। ठीक है। और पूरी जनसंख्या को देखते हुए एक राज्य की, उस राज्य में कितने बीपीएल स्टेटस वाले लोग हैं, यह भी हमें आंकड़े हमारे सामने होने चाहिए, ताकि ग्राउंड लेवल से लेते हुए स्टेट लेवल तक जाते हुए, डिसेंट्रलाइज लेवल को टच करते हुए सेंट्रल लेवल तक जाते हुए, हर जगह इस देश में जो भी बीपीएल स्टेटस वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए बेटर पॉलिसी मेकिंग करी जा सके। जो एस्टिमेट्स हैं, एस्टिमेट्स जो थे एनसी सक्सेना कमेटी के, वो प्लानिंग कमीशन के साथ मैच नहीं कर रहे थे, बिकॉज इट वेरिड लार्जली विद द एस्टिमेट्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ने जो भी आंकड़े निकाले और जो एनसी सक्सेना कमेटी ने जो भी बीपीएल स्टेटस को देखते हुए पूरी भारत की जनसंख्या में से कितने बीपीएल स्टेटस वाले लोग हैं, जब इस चीज को देखा एनसी सक्सेना कमेटी ने, तो उसके आंकड़े प्लानिंग कमीशन के आंकड़ों के साथ मैच नहीं कर रहे थे। तो ये एक मुद्दा बन गया, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, और प्लानिंग कमीशन ने अपने हिसाब से अलग आंकड़े निकाल रखे थे बीपीएल स्टेटस के। तो ये जो आंकड़े थे, ये कबाब में हड्डी बन गए बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो एज पर द रिपोर्ट ऑफ द लास्ट 4th बीपीएल सेंसस, या फिर अगर हम कहें साल 2011 के अंदर जो पहला
सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस जो कंडक्ट हुआ, याद रखना, फोर्थ बीपीएल सेंसस इज फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। आंकड़े कुछ ये निकल कर आए हमारे सामने, भारत के अंदर देयर आर लगभग 24.3 करोड़ हाउस होल्ड्स, जिसमें से 17.91 करोड़ जो हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं, और इस 17.91 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स में से लगभग 60% यानी कि टोटल है 24.3 करोड़, कंफ्यूज मत होना, इस 24.3 करोड़ में से 17.91 करोड़ गांव में रहते हैं। जो 17.91 करोड़ जो रूरल एरियाज में, जो गांव के इलाकों में रहते हैं, उनमें से इस 17.91 करोड़ का जो 60% जो रूरल हाउस होल्ड्स का जो आंकड़ा है हमारे सामने, इनको माना गया दैट दे आर डिप्राइव्ड और दे आर पुअर। तो ऐसा करके निकाला गया ये बीपीएल सेंसस रूरल एरियाज में। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब बीपीएल सेंसस कंडक्ट करा गया अर्बन एरियाज में भी। साल 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, याद रखना, जो गांव में जो बीपीएल सेंसस कंडक्ट करा गया था रूरल एरियाज के अंदर, वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की निगरानी में करा गया था, उसकी अध्यक्षता में करा गया था। लेकिन जो अर्बन एरियाज में जो कंडक्ट करा गया वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के अंतर्गत कंडक्ट करा गया। इन्होंने जिस कमेटी को अपॉइंट करा था उसका नाम था SR हाशिम कमेटी, जबकि बीपीएल सेंसस जो रूरल एरियाज में कंडक्ट करा गया था वहां पर कमेटी का नाम था, क्या नाम था? NC सक्सेना कमेटी। SR हाशिम कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि हमें एक ऐसी मेथोडोलॉजी अपनानी चाहिए कि हम किस प्रकार से बीपीएल फैमिलीज को अर्बन एरियाज में आइडेंटिफाई कर सकें। इस कमेटी ने बोला कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है वो 3 स्टेजेस से होकर गुजरना चाहिए। और वो क्या है 3 स्टेजेस? ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन, ऑटोमेटिक इंक्लूजन और स्कोरिंग इंडेक्स बाकी बची कुची अर्बन फैमिलीज के लिए। ये तीसरी स्टेज थी। समझते हैं इन स्टेज को आराम से। स्टेज 1 ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन, यानी कि बीपीएल सेंसस जो कंडक्ट करा जाएगा उसके अंदर ये जो 3 स्टेज आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है उसके अंदर हम पहला स्टेज पढ़ने जा रहे हैं, ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन। किन लोगों के पास क्या क्या सुविधा होंगी कि वो बीपीएल के स्टेटस से ऑटोमेटिकली वंचित हो जाएंगे। उनके पास बीपीएल का स्टेटस, ना उससे जुड़ी हुई कोई भी फैसिलिटीज, ना पॉलिसी मेकिंग का कोई भी लाभ उनको मिलेगा। ऑटोमेटिकली अगर जो जो बातें अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि SR हाशिम कमेटी ने प्रेजेंट करी अपनी मेथोडोलॉजी के अंदर, उन्होंने बोला अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है बीपीएल फैमिलीज के द्वारा तो उनको लाभ नहीं मिलेगा बीपीएल स्टेटस का, वो बीपीएल की कैटेगरी में आएंगे ही नहीं। इट इज जस्ट लाइक जैसे कि रिजर्वेशन देने के लिए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो यूज होता है कि अगर किसी के माँ बाप किसी ऊंची कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, फैमिली की जो आय है, जो इनकम है वो क्या कहते हैं बेंच और ब्रैकेट से ज्यादा है, तो उसको फिर भले ही उनके पास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, लेकिन फिर भी उनको क्रीमी लेयर माना जाएगा और उनको रिजर्वेशन के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। यही चीज है ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन। तो जो ऊपर जो हमने पढ़ा था ना उसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग कि ये क्या था, इसलिए मैंने यहां पर इसके बारे में बात नहीं करी थी। यहां पर आप ये चीज देखिए कि जो मेथोडोलॉजी थी ना एनसी सक्सेना कमेटी ने यहां पर ऑटोमेटिक इंक्लूजन और ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन के बारे में बात करी थी फॉर कंडक्टिंग सेंसस के इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। डिटेल में राइटर ने यहां पर बात नहीं कर रखी है, लेकिन अब यहां पर आपको पता लग जाएगा ये ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन और ऑटोमेटिक इंक्लूजन क्या है। देखते हैं, कोई भी या किसी का भी अगर ऐसा घर हो जिसमें या तो 4 या 4 से ज्यादा अगर कमरे हो, उनको बीपीएल की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। एक ऐसा घर जिनके पास या तो 4 व्हीलर हो, या कोई बाइक हो, या एसी हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो,
इवन विथ नो इंटरनेट, इनको भी निकाल दिया जाएगा बीपीएल की लिस्ट से। तीसरा, जिन घरों के पास इफ दे आर प्रोजेसिंग एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स दे आर टू बी एक्सक्लूडेड। इनमें से कोई भी तीन एसेट्स अगर उनके पास है, तीन एक साथ है अगर, ठीक है, पोजेसिंग एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, इनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज मतलब, टेलीफोन, वॉशिंग मशीन, या टू व्हीलर, मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी वगैरह कुछ भी। आप समझ गए? अगर इन क्राइटेरिया को देखते हुए जो बीपीएल सेंसस वाली जो टीम है, जब आपके घर आके एक प्रॉपर सेंसस कंडक्ट करेगी, इंस्पेक्शन करेंगे कि आपको बीपीएल लिस्ट में डालना है, फिर क्या पॉलिसी मेकिंग के जो लाभ है उसमें आपका नाम एनरोल करना है कि नहीं करना है, तो अगर इनमें से कोई भी चीज अगर पाई जाती है तो उस पर्सन को ऑटोमेटिकली या उसकी फैमिली को ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर दिया जाएगा बीपीएल की लिस्ट से। क्या ये नॉर्मल सा ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन समझ में आया? अब ऑटोमेटिक इंक्लूजन क्या है? दिस इज सेकेंड स्टेज। जो हाउस होल्ड्स इफ दे आर फेसिंग सर्टेन स्पेसिफिक रेसिडेंशियल और सोशल और ऑक्यूपेशनल वल्नरेबिलिटी, अगर किसी भी अधिकारी के निगरानी में या फिर सेंसस कंडक्ट करने वालों ने सरकार को जाकर अगर ये रिपोर्ट करा कि एक पर्टिकुलर रेसिडेंशियल एरिया जो है वहां पर जो घर बार हैं या फिर उन घर बार में रहने वाले जो लोग हैं वो रेसिडेंशियल वल्नरेबिलिटी, सोशल वल्नरेबिलिटी या ऑक्यूपेशनल वल्नरेबिलिटी फेस कर रहे हैं, मतलब सोशल स्टेटस ऐसा है नहीं कि काम धंधा मिल सके, कोई ऑक्यूपेशन वगैरह में एनरोल है नहीं, और जैसी कंडीशंस में वो रह रहे हैं तो हो सकता है सड़कों पे रह रहे हो या जहां पर रह रहे हो वहां पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हो जहां से गंदे नाले गंदे गटर वगैरह बह रहे हो, ठीक है, मतलब दे आर लीडिंग अ लाइफ ऑफ वल्नरेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस एंड इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन स्टेटस। ऐसे लोगों को जब जब देखा जाएगा, जब जब सेंसस कंडक्ट करने में ऐसे ऐसे लोगों के जीवन को देखा जाएगा दैट दे आर लीडिंग अ लाइफ ऑफ थोड़ा है और थोड़े की जरूरत, तो ऑटोमेटिकली इनको बीपीएल की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में? बताओ। उसके बाद स्टेज 3, स्कोरिंग इंडेक्स फॉर रिमेनिंग हाउस होल्ड्स, ठीक है, टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। जो रिमेनिंग हाउस होल्ड्स हैं उनके लाइफस्टाइल और उनकी चीजों को देखते हुए ना उनको स्कोर दिया जाएगा 0 to 12 वेरियस इंडिकेटर्स को देखते हुए। ये इंडिकेटर्स क्या है, ये इंडिकेटर्स है क्या, इसके बारे में कोई चर्चा हुई ही नहीं। यानी कि मान लो कि किसी एक पर्सन के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसके पास हो सकता है कि इसका जो स्कोर है वो 3 हो जाए। मान लो, एक बात बता रहा हूं मैं, कि जिसका स्कोर 0 से 6 आया उनको बीपीएल की लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। जिसका स्कोर 7 से 12 आया रेसिडेंशियल स्टेटस की बेसिस पर, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, टेलीफोन, वॉशिंग मशीन, काम धंधा है कि नहीं है, जिस एरियाज में वो रह रहे हैं, घर का रेंट निकल पाता है कि नहीं निकल पाता, ये सारी चीजों को देखते हुए जब पर्सन को स्कोरिंग मिलेगी, अगर 0 से 6 तक अगर स्कोर आता है तो बीपीएल की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। 7 से 12 का अगर स्कोर आता है तो बीपीएल की लिस्ट में इंक्लूड नहीं करा जाएगा। लेकिन अगेन ये मैं बोल रहा हूं एक बस समझाने के पर्पज से, इसके बारे में कभी कोई चर्चा हुई नहीं। तो क्या हमें याद करना है? अब जो भी हम ऊपर इतना ये पढ़कर आए हैं, देखो नीचे मूड ऑफ करने वाली बात, जो रिकमेंडेशंस हैं SR हाशिम कमेटी की, दे आर येट टू बी इंप्लीमेंटेड, ये इंप्लीमेंट हो ही नहीं है कोई भी। समझ में आया आप लोगों को? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।